तो सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो लेटर्स आए, पहले तो सी आया, जैसे ए बी फिर सी आता है। अब प्रोग्रामिंग मतलब होता है भाषा, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं आप पहले से सिंपल समझते। अगर कोई एक पर्सन ए है, उसको बात करना है बी से, अगर ए वाला इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, और बी वाला हिंदी बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। इनके बीच में हमें एक ट्रांसलेटर बैठाना होगा। क्या बैठाना होगा? ट्रांसलेटर, जो क्या करेगा, इंग्लिश को इनपुट लेगा, ठीक, और इसको हिंदी ट्रांसफर कर देगा। सेम हिंदी लेगा इनपुट और इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो सेम चीज हमारे कंप्यूटर में, लाइक जो इंसान है, एक पर्सन है और एक कंप्यूटर होता है। तो जो पर्सन जिस लैंग्वेज में बात करता है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, जो भी, इसे हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। और कंप्यूटर बस दो चीज समझता है, 0 और 1, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। अब अगर इन दोनों को आपस में बात करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा इंग्लिश कंप्यूटर समझे और उनका 0-1 हम समझे। तो इनके बीच में हमें एक इंटरमीडिएटर लगाना होता है, ट्रांसलेटर लगाना होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपाइलर, बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर एक ऐसा मशीन होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में चेंज कर देता है। जैसे यहाँ से हम अगर इंग्लिश में लिखें, ये कंप्यूटर में ट्रांसलेट होके बाइनरी बन जाएगा। बाइनरी लो लेवल लो लेवल का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को फिर ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो, ठीक है। यहाँ तक कि कैसे लैंग्वेज कन्वर्ट होती है और ट्रांसलेटर का क्यों जरूरत पड़ता है, हम कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं। हमें कंप्यूटर से अगर काम करवाना है तो कंपाइलर का हेल्प के बिना नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। मीठा, हमने भाषा सीख लिया क्या होता है, ठीक है। अब एबीसी समझते हैं, एबीसी का खेल क्या है, ये इसका सी क्यों बोला गया उसको। तो जब साइंटिस्ट ने, मतलब या इंजीनियर्स ने लैंग्वेज बनाया था, सबसे पहला लैंग्वेज बना था एल्गोल, ए से छोटा, फिर बी से बना बेसिक, और फिर सी से आया हमारा सी लैंग्वेज, ठीक है। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ये सी लैंग्वेज। एल्गोल हो गया, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो ये नॉट सूटेबल फॉर प्रोग्रामिंग थी, उतनी अच्छी नहीं थी, इफेक्टिव नहीं थी। और ये बेसिक जो है, ये बिजनेस के लिए मेनली यूज होता था, बिजनेस पर्सन के लिए। तो ये नॉर्मल पर्सन के लिए यूज नहीं, ये है जनरलाइज्ड, इसको हर पीसी पे हम यूज कर सकते हैं। मतलब और एक बच्चा से लेके बूढ़ा, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके कंप्यूटर से कुछ काम करवा सकते हैं। तो हमने ए बी सी और प्रोग्रामिंग दोनों का मतलब समझा, ठीक है। आप समझते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग या मतलब बोलो भाषा को सीखने के लिए क्या क्या जरूरत है। तो उसका एक सिंटैक्स होता है, लाइक अल्फाबेट होता है, लाइक ABCD जो भी है, और एक रूल्स होता है लिखने का तरीका, ठीक है। लिखने का तरीका रूल्स हो गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी, जैसे एलिफेंट है, ELEPHANT, एलिफेंट के आगे एक ग्रामर रूल है, आर्टिकल्स में हम लोग एन लगाएंगे, क्योंकि ये एक वावेल है,
तो ये सर कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ सिंटैक्स को फॉलो करता है। हमें भी अगर मास्टर करना है पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो हमें उसके सिंटैक्स में क्या क्या अल्फ़ाबेट्स है और जो भी वर्ड्स बनते हैं उसमें लेटर्स होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो भी है, और रूल्स दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे ही हम किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज, सी ही नहीं, पाइथन, जावा, हर का एक सिंटैक्स अलग होगा और रूल्स अलग होगा और सब चीज़ सिमिलर होगा। तुम्हारा जो लॉजिक है, मान लो सम ऑफ टू नंबर सेम ही होंगे सब में। बस आप ये बेसिक समझो कि आपको सिंटैक्स समझ में आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले, और रूल्स। ठीक है, और सही तो सिंटैक्स के बारे में जानते हैं। मान लो इंग्लिश को लिखते हैं हम लोग, एक कॉपी है हमारे पास समथिंग, ठीक है, और यहाँ सी प्रोग्रामिंग का है, टाइप देसी भाषा में समझते हैं, इसको भी एक कॉपी पे लिखते हैं, ठीक है दोनों। तो इंग्लिश में क्या करते हैं ना, हम लोग पहले हेडिंग लगाते हैं। क्या करते हैं? हेडिंग होगा, लाइक हेडिंग होगा, फिर पैराग्राफ होगा, ठीक है। पैराग्राफ जब खत्म होगा तो फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। सेम सी में क्या आता है ना कि हम लोग हेडर यूज करते हैं, पहले होता है हेडर, हेडर के बाद ही हमारा कोड स्टार्ट होता है, लाइक समथिंग इंट मेन, इसके कुछ सिंबल, ये स्टार्टिंग होता है, ये किसी का एंड होता है, इसके बीच में आप कोड लिख सकते हो, ठीक है। आप इसके बीच में कोड लिखो, जैसे आप पैराग्राफ एक पेज के अंदर लिखते हैं वो होता है। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है सी प्रोग्राम का और ये इंग्लिश लैंग्वेज का, दोनों में कंपैरिजन है कैसे वो लिखते हैं। इनमें फुल स्टॉप होता है, इनमें स्पेशल सिंबल्स ये यूज होते हैं, कहीं सेमी कॉलन यूज होते हैं। सिंटैक्स अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे इसमें सेमी कॉलन यूज करते हैं, पाइथन में कुछ नहीं करते, जावा में फिर करते हैं, तो अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स में चलो एक सैंपल सा कोड लिखते हैं जो सबसे पहला प्रोग्रामर हर कोई लिखता है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड का क्या होता है ना कि पहले हम लोग हेडर लिखते हैं, हैश रूट stdio.h, कहीं पे हैश .h, इसके बाद इंट मेन, ठीक है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में लिख देते हैं क्लोज कर देते हैं और रिटर्न 0। ये हमारा बेसिक कोड होता है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके लिखोगे तो ये आउटपुट में हेलो वर्ल्ड देगा, ठीक है। अब एक एक को तोड़ के समझते हैं क्यों होता है, क्यों नहीं लिखते हैं, एक भी लाइन फालतू प्रोग्राम में क्यों लिखते हैं, ठीक है। दोनों ये हेडर वाले पार्ट है, जैसे हम लोग हेडिंग लिखते हैं कोई पेज में कि क्या कौन सा चैप्टर है, क्या पता लगाने के लिए, वैसे ये हेडर है, क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं ये हेडर से पता लग जाएगा उसी को कि क्या करने वाला है। अब ये इंट मेन है, ये स्टार्टिंग फंक्शन कहते हैं, स्टार्टिंग फंक्शन वो पॉइंट होता है प्रोग्राम का जहां से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा, मतलब चलेगा, वहां से फंक्शंस प्रोसेस होंगे, क्या लिखा है उसके अंदर वो पहले चलेगा। फिर ये प्रिंटफ जो है ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये कुछ वर्क करता है, फंक्शन क्या करता है, कुछ वर्क करता है। लाइक इस केस में प्रिंट जो है, प्रिंट आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड,
और रिटर्न जीरो अभी के लिए छोड़ देते हैं, समझते हैं आगे जाके रिटर्न जीरो का महत्व क्या होता है, क्यों होता है, क्यों यूज करते हैं। आप यहाँ तक बेसिक समझो, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे देख लेना, हर एक स्टेप क्या है, स्टार्टिंग फंक्शन क्या होती है, कोई भी एक प्रिंटफ फंक्शन क्या करती है, आउटपुट देती है, ये सब ये बेसिक है। आप अपने सिस्टम पे इसको रन करके देख सकते हो या ऑनलाइन कंपाइलर्स पे करके देख सकते हो। हाँ, तो पिछला वाला वीडियो में जो हमने एक प्रोग्राम लिखा था उसमें कुछ कुछ वर्ड आए थे, लाइक आप कंफ्यूज हो रहे, हेडर आया था, फंक्शन आया था, स्टार्टिंग फंक्शन, रिटर्न की। अब इसके तौर तौर समझते क्यों है ये, और हेडर का मतलब क्या होता है। आमतौर की भाषा में हेडिंग होता है। हेडिंग क्यों जरूरी होती है, आप किस चैप्टर, विच चैप्टर, समझ रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो वो लिखते हो आप उसमें। तो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करते हैं ना, हमें क्या कौन सा फंक्शन यूज करना है, क्या करवाना है उससे, इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है। इनपुट आउटपुट लेने के लिए हम लोग यही हैश इंक्लूड stdio .h लाइब्रेरी का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, stdio को अगर एक्सपेंड करें, ये std होता है स्टैंडर्ड, आयो मतलब इनपुट आउटपुट, क्या होता है, इनपुट आउटपुट। और .h जो है, .h ये एक्सटेंशन होता है, लाइक .exe आप देखे हो, .txt वर्ड का अगर कोई फाइल सेव करते होगे तो उसमें .docs फॉर्म में सेव होता है, .pdf फॉर्म आप जानते होगे, वैसे .h होता है कि कंपाइलर को पता लग सके कि ये एक हेडर फाइल। अब stdio रटना नहीं है, stdio आप समझो, ये 3 वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड, मतलब ये सी लाइब्रेरी आप कभी भी कहीं भी किसी दुनिया से कहीं से भी डाउनलोड करोगे तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, मतलब सी के साथ ही आती है, ये मतलब अलग से नहीं बनाता यूज़र, ये सी के साथ आती है। और इनपुट आउटपुट मतलब अगर इनपुट लेना है यूज़र से और आउटपुट करना है, ये बेसिक परफॉर्म करने के लिए ये सिंपल सा लाइब्रेरी यूज़ करते हैं stdio। ठीक है, सेम और एक लाइब्रेरी आपने देखा था, हैश इंक्लूड conio.h। conio.h का मतलब क्या है, अब कोन और आयो इसको तोड़ते हैं, कोन का मतलब होता है कंसोल, आयो का मतलब इनपुट आउटपुट, और .h का तो मतलब जानते ही हो, एक्सटेंशन है ये। तो कंसोल का मतलब क्या था ना, आपका जो टर्मिनल होता है, ठीक है, जब प्रोग्राम रन करोगे ना तो वो एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे रन होगा जहाँ पे आपको आउटपुट दिखेगा, उस टर्मिनल को बोलते हैं कंसोल। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कंपाइलर को बताना कि वो उसका आउटपुट कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पे वो प्रोसेस होकर दिखेगा। इनपुट आउटपुट का आउटपुट को यहाँ पे दिखाते हैं कंसोल। यहाँ तक सब क्लियर होगा, ठीक है, चलो पॉज। बहुत बच्चे को लगता है मैथ का फंक्शन, वो फंक्शन कुछ स्मार्ट होंगे तो, लेकिन ये फंक्शन नॉर्मल है, बस एक मशीन है जिसको कुछ काम दिया गया, वो कुछ काम करेगा, ठीक है। लाइक देखो, आप समझिए, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा डालें, इनपुट चाहिए इसको, इनपुट में क्या डाल दिया, क्लोथ, ये है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा डालते हो, आउटपुट में क्या आता है, वॉश्ड क्लोथ, क्या आता है, वॉश्ड क्लोथ, यही है फंक्शन। सिंपल सा यही है कि एक तरह का मशीन होगा जो कुछ इनपुट्स लेगा, उसके बेस पे ये प्रोसेस करेगा, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा आउटपुट को, ये आउटपुट दिखा है। सेम चीज अगर सी प्रोग्राम में आपने नोटिस किया होगा तो हमने लिखा था प्रिंटफ फंक्शन, तो एक बॉक्स बना लेते हैं, समझते हैं प्रिंटफ फंक्शन क्या है। प्रिंट एफ ये एक फंक्शन है, समझते हैं, इसको इनपुट दिया हमने, हेलो वर्ल्ड लिख दो, हेलो वर्ल्ड
प्रिंट कर दो, मतलब कंसोल पे दिखा दो, तो ये आउटपुट में हेलो वर्ल्ड लिख देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। इसका स्टेटमेंट जैसे हम लोग लिखा था, स्मॉल में लिखा था प्रिंट, उसके पहले ऐसा लिखा था प्रिंट एफ के अंदर ये वाली जो कुछ भी लिखा था इसमें, ये इनपुट बन जाती है। क्या बन जाती है? इनपुट बन जाती है इसके लिए। तो प्रिंट एफ फंक्शन ऐसे काम करता है इसके लिए। ये प्रिंट एफ फंक्शन था, इसके अंदर आप कुछ भी डालो वो प्रिंट आउट करके देगा आपको कंसोल में। ठीक है, तो हमने फंक्शन जान लिया, हेडर जान लिया, स्टार्टिंग फंक्शन समझते हैं। स्टार्टिंग फंक्शन समझते हैं। हम जब सी प्रोग्राम लिखते हैं हैश इंक्लूड, तो हम एक तो इंट फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, इंट मेन फंक्शन, ठीक है। और आप चाहो तो बहुत सारा, जैसे इंट ए लिख दिया आपने, कुछ बना दिया, ठीक, इंट बी बना दिया अलग से कहीं पे। तो कंपाइलर कैसे समझेगा कि कौन सा फंक्शन को सेलेक्ट करना है पहले रन करने के लिए? कंपाइलर तो मतलब स्मार्ट तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो अपने से जज कर ले। वो हो सकता है ए से स्टार्ट कर दे, बी से कर दे, आपका रिजल्ट कुछ और आ जाए। तो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, जहाँ पे भी मेन वर्ड मिलेगा फंक्शन के आगे, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ये सब जगह जाएगा, पहले ये एग्जीक्यूट करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे अगर फंक्शन ए बुला लिया और फंक्शन बी को बुला लिया, तो फिर ये यहाँ से पहले इतना रन हो के फिर ये ए पे जाएगा, ए का जब काम खत्म हो जाएगा फिर बी पे जाएगा। ऐसे वो जज कर पाता है कि कौन सा फंक्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जीरो का मतलब समझते हैं। रिटर्न जीरो का क्या मतलब है, क्यों ही लिखाते हैं? जो इंट होता है, इंट का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर 0 1 2 3 4 5, कोई फंक्शन के आगे अगर इंट लगा होगा, तो इसमें मान लो आप टेक्स्ट लिखे हो, कुछ भी प्रिंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लास्ट में एक नंबर उसको रिटर्न करना है, जरूरी है। इसलिए हम रिटर्न फंक्शन का काम करते हैं। रिटर्न के आगे आप 0 लिखो या 1 लिख दो या 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपका मन है, लेकिन एक नंबर रिटर्न होना चाहिए, इसलिए रिटर्न 0 लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिक सिंटैक्स में समझते हैं, वेरिएबल क्या होता है और सब क्या क्या लेटर्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, आगे क्या क्या है, जिससे ग्रामर इसकी बनती है, सी की पूरी ग्रामर, जिसे रूल्स बाइंड करते हैं, समझते हैं उसको आगे। कर दिया था स्टार्ट। तो एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, लाइक हम लोग कॉपी में जैसे बच्चे में कर रहे थे, मैथ्स का क्या करते थे हम लोग, 2 + 3 = 5 होता है, ये तो आपको आता है। अगर मैं बोलूँ 2 0 0 5 8 7 2 + 5 8 9 2 2 5, ये कितना होगा? तो आप हो सकता है जल्दी सॉल्व ना कर पाओ, लेकिन कंप्यूटर इसको चुटकियों में कर सकता है। लेकिन अब ये चुटकियों में कराने के लिए उसको समझाना पड़ेगा हम क्या करवाना चाह रहे हैं और कैसे करवाना। उसी का सिंटैक्स लिखते हैं हम लोग सी में। ठीक है, सिंटैक्स लिख रहे हैं, ठीक है, यही नंबर्स को जोड़ने के लिए कुछ सिंटैक्स लिखते हैं। आपको सबसे पहले तो हेडर इंक्लूड करना है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड onio.h, फिर आएगा इंट मेन, ठीक,
अब हमें चाहिए दो नंबर्स, जैसे आपने अभी देखा 2 + 3 = 5, तो हमको दो नंबर चाहिए, ए बी और सी भी ले लेते हैं आपके केस में। उसको नंबर्स को नाम दे दिए ए बी सी, ठीक है। तो अब ले रहे हैं इंट ए = 5, इंट बी = 3, या इसको 2 ले लेते हैं, और एक इंट सी लेते हैं जिसको अभी कुछ इनिशियलाइज नहीं करते। तो हम लोग प्रिंटफ लिखते हैं %t, और या लिखते हैं इसके आगे आंसर इज %t = ए यहाँ c = कर देते हैं a + b, क्योंकि हम दो नंबर्स को जोड़ रहे हैं, a + b = c। सेम इक्वेशन ना यहाँ करके यहाँ डायरेक्ट c को प्रिंट करें जो और एक रीड। तो ये हमारा प्रोग्राम था, देखो तो सिंपल सा प्रोग्राम ये a + b 2 + 3 5 मतलब बनाने के लिए सेम। तो ये सिंपल सा सी प्रोग्राम है। अब आप समझो कि इसमें क्या क्या है। ए को मैंने लिया यहाँ पे, बी को लिया और सी को क्या कर दिया, सी वो लिया और ए + बी उसमें जोड़ के डाल दिया, और उसको मैंने प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे देखो प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक। इसका आउटपुट क्या आएगा, जब आप कंसोल पे चेक करोगे तो आउटपुट आएगा आंसर इज 5, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम था, लेकिन अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो हम इसको बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हैं ऐड का। उसमें क्या चेंजेस करना पड़ेगा कि ए और बी यूज़र से लेना पड़ेगा, कि यूज़र बार बार अलग अलग वैल्यूज़ दे, उसको सी में डाल के वो करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं, अगर इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दें किसी भी नंबर के लिए, ये प्रोग्राम था हमारा, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं किसी भी यूज़र के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए का वैल्यू इरेज कर देंगे, बी का वैल्यू भी इरेज कर देंगे, इसको इनिशियलाइज कर देंगे, और इस लाइन के पहले कुछ लाइंस ऐड करनी है, तो इसको इरेज करता हूँ। तो प्रिंट f %d एंड ऑफ ए लेना यूजर से, ठीक है। फिर प्रिंट f %t एंड ऑफ b लेना, मतलब a और b हमने यूजर से ले लिया, ठीक। फिर प्रिंट f आंसर इज %d = c, और लास्ट में रिटर्न 0। तो जब आप इसको रन करोगे तो होगा क्या, जो आपका कंसोल है, कंसोल में एक कर्सर आएगा, ये ब्लिंक करते रहेगा कंटिन्यूसली। कब तक ब्लिंक करेगा, जब तक आप इसमें नंबर नहीं डालोगे। आपने जैसे 5 डाला है और फिर इंटर प्रेस कर दिया, फिर ब्लिंक करने लगेगा ये कर्सर यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे 6 डालोगे या कोई भी नंबर डालो, ठीक है। आप जैसे इसको डालने के बाद इंटर दबाओगे, यहाँ पे लिखा आएगा आंसर इज 11। तो ये एक यूनिवर्सल एडिशन कैलकुलेटर बन गया, जिसमें आप वैल्यूज बार बार चेंज कर सकते हो। जब जब ये प्रोग्राम को आप फिर से रन करोगे, आप फिर से नई वैल्यूज डाल के इसको चेंज कर सकते हो। दैट्स ओवर। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसे हम यही एंड करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो फिर आगे लेक्चर्स आएगी, नहीं तो नहीं है। आप कमेंट में बताओ क्या फीडबैक है, क्या इम्प्रूव करा जा सकता है। थैंक यू।